मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम जो है आज हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का जो है नेक्स्ट जो इकाई है जिसका नाम है आपका जो है ये छठवां आपका यूनिट है, यहाँ पर लिखा है आपका। और इस यूनिट का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। मतलब ये जो हम लोग छठवां इकाई जो देख रहे हैं, इस छठवां इकाई में आपको पूरा इंडस्ट्रियल जो मेथड है कि फैक्ट्री में किस प्रकार से लोहा बनाया जाता है, किस प्रकार से तांबा बनाया जाता है ना, उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस लगता है, पूरा इस लेसन में आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। अर्थात आपको कुल मिला के तत्वों को प्राप्त करना है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो तत्व हैं हमारे पास तो 118 तत्व है केमिस्ट्री में, है ना। तो उनमें से बहुत सारे जो तत्व होते हैं जो धातु होते हैं, और ये जो धातु हैं ये धातु आपकी प्रकृति में वैसे शुद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में बहुत कम पाए जाते हैं। कुछ कुछ धातु है ना जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो ये कुछ धातुएं हैं जो ज़्यादातर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और बाकी जितने भी धातु होते हैं, जैसे आयरन की बात करें, कापर की बात करें, या जिंक की बात करें, या अन्य प्रकार के जो हम धातु एल्युमिनियम बात करें, ये सारे धातु क्रियाशील होने के कारण जो है प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, बल्कि किसी के साथ जो है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके हो, चाहे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हो, या सल्फेट के साथ क्रिया करके, ऐसे वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो उन संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो चट्टान के रूप में हो सकते हैं या अन्य रूप में होते हैं, तो वहाँ से तत्वों को हम क्या करते हैं, अलग से जो है जब प्राप्त करते हैं तो वो सब फैक्ट्री में किया जाता है। तो वही हम इस लेसन में क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। मतलब पूरा इंडस्ट्रियल मेथड के बारे में इसमें क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लेसन का सामान्य परिचय देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, इसका सामान्य परिचय देखते हैं। तो सामान्य परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, अभी हम जो बात किए हैं वही आपको यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है कि विश्व में बहुत सारे क्या होते हैं, पदार्थ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें भाई विश्व में अगर हम देखें तो आपको विभिन्न प्रकार के पदार्थ देखने को मिलता है। विभिन्न क्या देखने को मिलता है, आपको पदार्थ देखने को मिलता है। और ये जो पदार्थ होता है, इस पदार्थ की अगर मूल इकाई देखें, मूल इकाई देखें तो मूल इकाई आपका क्या होता है, आपका तत्व होता है। मूल इकाई क्या होता है, आपका तत्व होता है। तो जो विश्व होता है, पूरे संसार की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं भाई। पदार्थ क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। और ये जो पदार्थ होता है उसका मूल इकाई क्या होता है, आपका तत्व होता है। जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, हमारा बॉडी जो है पूरा संसार है बोल सकते हैं, इस संसार का मूल इकाई क्या होता है, सेल होता है। वैसे ही पदार्थ का मूल इकाई जो है क्या होता है, तत्व होता है। और ये जो तत्व होता है वो प्रकृति में आपको जो है दो रूपों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। एक होता है आपका धातु, एक क्या होता है हमारा धातु, और एक क्या होता है हमारा अधातु। वैसे तो एक हमारा तीसरा उपधातु भी होता है, बट हम लोग ज़्यादातर किसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, जो है धातु और अधातु के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा धातु होता है। तो हमारे जो पीरियोडिक टेबल दिया गया है उसमें तीनों प्रकार के तत्व हैं, धातु भी हैं हमारे, अधातु भी हैं हमारे, और उपधातु भी हैं। लेकिन उतने सारे तत्वों में से 118 जो हमारे तत्व खोजे हैं उनमें से आपका 80% क्या होते हैं, जो तत्व होते हैं वो धातु रूप में क्या होते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी जो 20% बच गया उसमें आपको अधातु और साथ में क्या होता है, आपको उपधातु वाले तत्व देखने को मिलते हैं। वैसे तो सभी हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन ज़्यादा उपयोगी हमारे लिए क्या होते हैं, धातु होते हैं। और ये जो धातु होते हैं वो आपका जितने भी तत्व होते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में धातु आपको देखने को मिलता है। और ये जो धातु होते हैं, ये धातु आपके क्या होते हैं भाई, क्रियाशील होते हैं। धातु क्या होते हैं हमारे, क्रियाशील होते हैं। धातु क्या होते हैं हमारे, क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होती है, पाई जाती है, इसलिए धातु क्या होते हैं आपके क्रियाशील होते हैं। अधातु उसके अपेक्षा क्या होते हैं, आपके कम क्रियाशील होते हैं। इस कारण से जो धातु होते हैं वो प्रकृति में जो है आपका जनरली संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। वैसे मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं भाई। धातु की अगर हम प्राप्ति की बात करें, ये जो धातु है उसकी प्राप्ति की बात करें, तो जो धातु होते हैं वो क्रियाशील होने के कारण जो है प्रकृति में ज़्यादातर संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में भाई, हमारा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ धातु हैं जो हमारे प्रकृति में क्या होते हैं, आपके मुक्त अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ज़्यादा हम लोग जो है बात करने वाले हैं किसके बारे में, धातु के बारे में ही इस लेसन में बात करने वाले हैं। और धातु क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, इसलिए इसकी प्राप्ति अगर हम देखें तो आपको ये दो रूपों में क्या होते हैं, आपको प्राप्त होते हैं। कुछ धातु जो होते हैं आपको मुक्त अवस्था में मिलते हैं, और कुछ जो
धातु होते हैं, कुछ धातु क्या अधिकतर धातु आपको संयुक्त अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मुक्त अवस्था में कौन कौन पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था में कौन कौन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जो आपको यहाँ पर दिया गया है मुक्त अवस्था में, तो हमारा जो है बहुत सारे धातु क्या होते हैं, हमारे जो है कम क्रियाशील के कारण क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कुछ धातु क्या होते हैं हमारे भाई, कुछ धातु कम क्रियाशील होने के कारण, कम क्रियाशील होने के कारण, कम क्रियाशील होने के कारण, है ना, भूपरपटी में, भूपरपटी मतलब पृथ्वी पर बोल सकते हैं, भूपरपटी में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि कुछ धातु क्या होते हैं, क्रियाशील थोड़ा सा कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए भूपरपटी पर क्या होते हैं, आपके मुक्त अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जैसे हम लोग सोना की बात करते हैं Au, चांदी की बात करते हैं Ag, है ना, प्लेटिनम की बात करते हैं, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, आपके मुक्त अवस्था में देखने को मिलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में सोना बोलते हैं, ऐसे ऑरिक बोलते हैं। Ag हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं, ऐसे में अर्जेंटीनम बोलते हैं। प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम। ये हमारे कुछ हमारे क्या होते हैं, हमारे जो तत्व हैं या धातु हैं जो आपके मुक्त अवस्था में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कार्बन की बात करें, है ना, कार्बन हीरा है, कार्बन कोयला है, ये भी आपको क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में आपको क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो इस तरीक़ा से मुक्त अवस्था को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई। अगर हम संयुक्त अवस्था की बात करें यहाँ पर, तो संयुक्त अवस्था में वे धातु आपके क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो धातु क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, वह प्रकृति में उपस्थित, है ना, नमी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, या अन्य पदार्थों के साथ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में क्या किए जाते हैं भाई, पाए जाते हैं। तो जो हमारे जो धातु है, वो धातु जो ज़्यादा क्रियाशील होंगे मतलब आसपास में पाए जाने वाले जो भी पदार्थ है उसके साथ क्या करेंगे, क्रिया करेंगे मतलब जो है शुद्ध अवस्था में ना पा करके वो संयुक्त अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त अवस्था में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे आपके आसपास जो है संयुक्त अवस्था में देखने को मिलता है, जैसे Fe2O3, है ना, हेमेटाइट बोलते हैं, ये आयरन का हमारा यस्क होता है। Al2O3 एलुमिना होता है, एल्युमिनियम का यस्क होता है, बॉक्साइड बोलते हैं इस रूप में। आपका SnO2 टीन का यस्क होता है। तो इस तरीक़ा से ये सब क्या होते हैं, आपके संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन हमारा होता है वो क्या होता है, आपका क्रियाशील है, एल्युमिनियम क्रियाशील है, स्टेनस क्रियाशील है ना, टीन जिसको बोलते हैं, इसलिए जो है आपके संयुक्त अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इस तरीक़ा से मुक्त अवस्था और जो संयुक्त अवस्था होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं, बताया जा सकता है भाई। ये तो हो गया आपका एक सामान्य परिचय जो किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ये स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, वो होता है आपका, ये है आपका, एक देखना है आपको खनिज और एक देखना है आपको अयस्क। ये आपको क्वेश्चन के तौर पर क्या किया जाता है, यहाँ से पूछा जाता है भाई। तो पहले हम क्या देखते हैं, खनिज देखते हैं। क्या देखते हैं, खनिज होता क्या है ये हमको देखना है, इसको हम लोग देखना है क्या है, कैसा है। खनिज होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस लेसन से क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे तो इस लेसन से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको खनिज के साथ अयस्क को भी आपको एक साथ पूछ सकता है। तो पहले हम खनिज को देखते हैं, खनिज होता क्या है। जनरली जो खनिज होता है वो ज़मीन के अंदर से खुदाई के द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं भाई, है ना, वो खनिज होते हैं। जैसे बड़े बड़े चट्टान होते हैं भाई, है ना, वो खुदाई के द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो वो आपका जब खुदाई करके तुरंत प्राप्त करते हैं तो खनिज अवस्था को शो करता है, ठीक है। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि खनिज जो है वो भूपरपटी से अर्थात पृथ्वी से खुदाई के दौरान, खनन के दौरान क्या होता है, प्राप्त होता है। परिभाषा अगर लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं
कि भूपरपटी मतलब ज़मीन पर बोल सकते हैं। तो भूपरपटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, है ना, भूपरपटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक जो यौगिक होता है, रासायनिक जो पदार्थ होता है जिसे खनन के द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है, खनिज कहते हैं। तो लिख सकते हैं भूपरपटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक, है ना, या हम इसी को क्या बोल सकते हैं, पदार्थ। तो हम क्या लिखें, भूपरपटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक जिसे खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं, रासायनिक पदार्थ या रासायनिक यौगिक जिसे खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं, क्या कहलाता है भाई, हमारा खनिज कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम खनिज को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में क्या किया जाता है, रखा जाता है इस लेसन के हिसाब से। तो यहाँ पर ये आईएमपी क्वेश्चन है कि खनिज किसे कहते हैं, ऐसा आपसे क्वेश्चन करता है। तो आप बताना भाई कि भूपरपटी पर प्राकृतिक रूप से, उसको हम लोग नहीं बनाए हैं, वो बना बुनाए हैं। तो भूपरपटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो रासायनिक यौगिक होता है, जो रासायनिक पदार्थ होता है जिसे, है ना, खनन से प्राप्त किया जाता है, भूमि की खुदाई से प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है भाई, हमारा खनिज कहलाता है। इस तरीक़ा से आप खनिज क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। खनिज के बारे में क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका खनिज के बारे में, ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखना है। इसी में हम लोग दूसरा देखते हैं अयस्क। क्या देखते हैं भाई, हमारा अयस्क। ये हम क्या करते हैं, देखते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अयस्क क्या होता है, अयस्क किसे कहते हैं। तो अयस्क वे पदार्थ होता है जहाँ से, है ना, धातुओं को, है ना, कम खर्चा में और सरलता से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं, आपके अयस्क कहलाते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं अयस्क वे पदार्थ होते हैं, है ना, जहाँ से या जिससे धातु को कम खर्चा में और सरलता से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है, अयस्क कहते हैं। या जहाँ से मितव्ययता से, अर्थात जो है कम खर्चा में और सरलता से हम धातु प्राप्त करते हैं, वे पदार्थ आपके क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। मतलब अयस्क वे पदार्थ होते हैं, है ना, जिससे धातु को कम खर्चा में और सरलता से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं अयस्क, यहाँ पर हम लिखते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, अयस्क वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिससे धातु को कम खर्च, है ना, में और सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, अयस्क के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं भाई, कि अयस्क वे पदार्थ होते हैं जिससे धातु को कम खर्चा में और सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, अयस्क कहलाते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अयस्क को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं भाई, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, नहीं होते हैं। ये भी आप क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं कि अयस्क वे पदार्थ होते हैं
जिससे धातु को कम खर्चा में और सरलता से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके क्या कहलाते हैं भाई, अयस्क कहलाते हैं। और सभी प्रकार के जो अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे खनिज होते हैं। लेकिन सभी जो खनिज होते हैं वो अयस्क हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो इस तरीक़ा से जो खनिज होता है उसको और अयस्क होता है उसको क्या किया जाता है, आपका समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। अर्थात दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। जब हम क्या करते हैं, जैसे एक समान उदाहरण लें, अगर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्या दिया है, हमारा एक मूली दिया गया है। क्या दिया है हमारा, मूली। मूली तो देखे हैं भाई, खाते हैं उसको। तो मूली दिया गया है, मान लो ये हमारा क्या है, मूली है हमारा, ये हमारा क्या है, मूली है। तो जब हम मूली को क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, ज़मीन से क्या करते हैं, तुरंत क्या करते हैं, उखाड़ते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, जो मूली होता है वो खाने लायक नहीं रहता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि उखाड़े और जो है गपागप खा दिए, ऐसा नहीं है। उस दौरान उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मिट्टी विट्टी या कंकड़ पत्थर क्या रहता है, उसके साथ चिपका रहता है। तो जैसे हम तुरंत क्या करते हैं, मूली को उखाड़ते हैं, तो उस दौरान हम उसको क्या बोल सकते हैं, खनिज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, खनिज बोल सकते हैं। जहाँ से धातु को निकालने में क्या होता है, आपका ज़्यादा खर्चा लग सकता है। लेकिन जैसे हम मूली को क्या करते हैं, पानी से क्या कर देते हैं, धो देते हैं। पानी से धोते हैं तो क्या हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। अब उसको खाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है ना। अर्थात वहाँ से उसको खाना इजी हो जाता है। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब अयस्क बोलेंगे। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। तुरंत जब उसको निकालते हैं तो खनिज होता है, बट उसमें कुछ हम चीज़ों को क्या करते हैं, जो अशुद्धियाँ होता है, जब उसको बाहर निकाल देते हैं तो उस स्थिति में वहाँ से धातु प्राप्त करना खनिज की अपेक्षा सरल हो जाता है। तो दोनों लगभग क्या होते हैं, हमारे एक ही होते हैं। एक साफ़ सुथरा वाला है और एक बिना साफ़ सुथरा वाला है, बोल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप खनिज को और किसको, अयस्क को क्या कर सकते हैं, यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दोनों को आपको क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देखना है। किसको किसको, एक खनिज को और एक अयस्क को। यहाँ पर विभिन्न प्रकार का अयस्क होता है। आप चाहेंगे तो उदाहरण क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हमारा अयस्क की अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो उदाहरण होता है, उदाहरण में जैसे मैं बताया आपका Fe2O3 होता है, ये हमारा क्या होता है, आयरन का अयस्क होता है। इसी प्रकार आपका Al2O3 होता है, ये आपका जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इसी प्रकार और भी विभिन्न प्रकार के अयस्क क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं। जैसे हमारा जो चूना पत्थर होता है, वहाँ से बोल सकते हैं। कैल्शियम क्या होता है, हमारा कार्बोनेट होता है, जहाँ से कैल्शियम प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से अयस्क को क्या किया जा सकता है और खनिज को समझाया जा सकता है। और एक क्वेश्चन आपके पेपर में जो है, किससे पहले वाला जो साल था या उससे पहले वाला जो था 2018-19, उसमें आपको ये क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। कि इसको विशेष ध्यान में रखना है भाई। तो ये तो हो गया आपका खनिज और अयस्क। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। आगे दिया है आपका धातुओं की प्रकृति में उपलब्धता। क्या देखेंगे हम लोग, धातुओं की प्रकृति में उपलब्धता हमको क्या करना है, देखना है। तो धातुओं की प्रकृति में उपलब्धता, वैसे आपको मैं बताया कि जो धातु होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, हमारे क्रियाशील होते हैं। फिर भी हम लोग उपलब्धता की बात करें तो धातु की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर धातु की बात करें तो धातु में सबसे ज़्यादा जो है प्रकृति में जो उपलब्धता होता है वो एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है भाई, धातु की उपलब्धता की बात करें तो धातु की उपलब्धता जो होता है वो प्रकृति में सबसे ज़्यादा देखें तो एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है, हमारा एल्युमिनियम का होता है। अगर हम धातु की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रकृति में कोई धातु अगर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो किस मात्रा, कौन होता है हमारा, वो एल्युमिनियम होता है। जो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रकृति में क्या होता है, आपका पाया जाता है धातु के हिसाब से। अगर हम उसको जो है तत्वों में बात करें, किस में बात करें भाई हम लोग, तत्वों में अगर बात करें, तत्व में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो जो आपका जो ऑक्सीजन होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। तो अगर हम तत्व में देखें या अधातु में देखें, उस स्थिति में जो ऑक्सीजन होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद वाला हम देखें तो यहाँ पर सिलिकॉन क्या होता है, आपका पाया जाता है। तो धातुओं की प्रकृति में उपलब्धता देखें तो सबसे ज़्यादा जो भूपर्पटी होता है या हमारा जो पृथ्वी होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा होता है, हमारा एल्युमिनियम होता है। और अगर हम तत्वों में गणना करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है, दूसरा मात्रा में सिलिकॉन होता है, तीसरा मात्रा में आपका एल्युमिनियम होता है, उसके बाद आपका
आयरन का और अन्य प्रकार के धातु या तत्व आपको क्या होता है देखने को मिलता है। आपके बुक में इस प्रकार से कॉलम भी क्या किया गया है, दिया गया है, जिसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भूपर्पटी पर कौन कितने % क्या होता है आपका पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके बुक में क्या दिया गया है भाई, कॉलम दिया गया है। ये दिया है हमारा तत्वों की उपलब्धता, तत्वों की क्या दिया है हमारा उपलब्धता, ये हमारा दिया गया है। और दूसरा हमारा दिया है यहाँ पर प्रतिशत मात्रा, आपको क्या किया गया है, दिया गया है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में किसको दिया गया है भाई, हमारा ऑक्सीजन जो दिया गया है इसको सबसे ज़्यादा मात्रा में है, लगभग ये 49% को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार हम सिलिकॉन की बात करें तो लगभग 25-30% इसका दिया गया है। तो दूसरा नंबर हमारा कौन है, हमारा भाई सिलिकॉन। सबसे नंबर में कौन है, हमारा ऑक्सीजन है। दूसरा नंबर हमारा क्या है, सिलिकॉन है, ये हमारा क्या है, सिलिकॉन है। और थर्ड नंबर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम है। क्या है हमारा, एल्यूमिनियम है। और इसका जो फार्मूला होता है Al होता है, सिलिकॉन का फार्मूला Si होता है। एल्युमिनियम लगभग 13% के लगभग क्या होता है, पाया जाता है। तो परसेंट से हमको नहीं, ये कौन से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपलब्धता प्रकृति में या भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन को होता है, और दूसरा नंबर का सिलिकॉन होता है, तीसरा जो होता है आपका एल्युमिनियम का होता है, चौथा नंबर आयरन को हम क्या कर सकते हैं, स्थान रखते हैं, जिसका फार्मूला Fe होता है। तो धातु में बोलेंगे तो एल्युमिनियम को लिखना है, और अगर अधातु या तत्वों में बोलता है तो आपको ऑक्सीजन को पहला स्थान डालना है। तो क्वेश्चन ज़्यादा किस में किया जाता है, आपका धातु में किया जाता है कि भूपर्पट्टी पर या प्रकृति पर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा धातु यानी या भूपर्पट्टी पर कौन सा धातु जो है अधिक मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, आपका एल्युमिनियम लिखेंगे। और अगर ये बोलता है कि प्रकृति में कौन सा तत्व ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो उस स्थिति में आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे। तो इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पर आपके बुक में बहुत सारा क्या दिया है, अयस्कों के बारे में बताया गया है, कार्बोनेट के आधार पर अलग, सल्फेट के आधार पर अलग, है ना। उसके अलावा जो है और भी विभिन्न प्रकार के हैं, उनके आधार पर अलग अलग बताया गया है। तो सभी को तो याद कर पाना पॉसिबल है, बट हम सबको याद नहीं करेंगे। उनमें से कुछ कुछ हमारे अयस्क आपके जो बुक में दिया गया है, प्रमुख अयस्क जिसको बोल सकते हैं, वो चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो यहाँ पर कुछ क्या दिया गया है, आपका प्रमुख क्या दिया गया है भाई, अयस्क दिया गया है। प्रमुख क्या दिया है, अयस्क दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी के आधार पर, कार्बोनेट के आधार पर, सल्फाइड के आधार पर, सल्फेट के आधार पर, है ना, नाइट्रेट के आधार पर, नाइट्राइट के आधार पर, बहुत सारा आपका दिया गया है। तो उनमें से कुछ कुछ आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं आयरन का अयस्क देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट बोलते हैं। और ये जो हेमेटाइट होता है इसका जो फार्मूला होता है ये Fe2O3 होता है, ठीक है। ये हेमेटाइट आयरन का अयस्क होता है। एक मैग्नेटाइट होता है, इसी में भाई हमारा मैग्नेटाइट बोलते हैं जिसको हम लोग, मैग्नेटाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, मैग्नेटाइट होता है। और इसका जो फार्मूला है आपका Fe, है ना, 3O4 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये ऑक्साइड के रूप में क्या होता है, आपका पाया जाता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम की देखें तो एक बॉक्साइड होता है भाई हमारा, बॉक्साइड होता है, बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट ये हमारा बॉक्साइट होता है। इसका फार्मूला होता है Al2O3 और 2H2O, इसमें पानी के 2 अणु क्या होता है आपको देखने को मिलता है। तो इसको बॉक्साइट कहा जाता है, जो कि एल्युमिनियम के अयस्क को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जहाँ से एल्युमिनियम क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन कर देता है बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है, इस प्रकार से। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Al2O3 2H2O को क्या बोलते हैं, हम बॉक्साइट के नाम से जानते हैं। और भी विभिन्न प्रकार के क्या होता है यहाँ पर अयस्क देखने को मिलता है। जैसे एक लाइम स्टोन होता है भाई हमारा, लाइम स्टोन, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन कर सकता है। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, चूना पत्थर भी इसको कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसके जो है और कई नाम से जाने जाते हैं। अगर इसका केमिकल नेम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, निक नेम देखें तो लाइम स्टोन कहा जाता है, संगमरमर कहा जाता है ना, चूना पत्थर कहा जाता है। तो ये आपको क्या होता है, ये कैल्शियम के अयस्क को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर डोलोमाइट होता है भाई हमारा, ये क्या होता है हमारा, डोलोमाइट, ये आपने सुना होगा, डोलोमाइट
डोलोमाइट। ये जो डोलोमाइट होता है इसका फार्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है और साथ में क्या होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो दोनों का जो कार्बोनेट होता है उसको एक साथ क्या कहा जाता है, डोलोमाइट के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, डोलोमाइट कहा जाता है। तो ये डोलोमाइट, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये आपको क्वेश्चन के तौर पर क्या कर सकता है, आपसे प्रश्न कर सकता है। और भी हमारे पास बहुत सारे हमारे होते हैं। क्रायोलाइट होता है एक हमारा, ये क्या होता है हमारा क्रायोलाइट जो होता है, ये आप पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, AN3AlF6 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रायोलाइट कहते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, कार्नेलाइट होता है भाई, कार्नेलाइट होता है। कार्नेलाइट की बात करें तो क्या होता है, KCl MgCl2 और लगभग हमारा 6H2O, इसमें क्या होता है, पानी के कण पाया जाता है, जिसे हम कार्नेलाइट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और भी यहाँ पर दिया गया है, एक आप जानते हो जिप्सम होता है हमारा, है ना, ये 10वीं क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। जिप्सम, G ये जो जिप्सम होता है इसका जो फार्मूला होता है वो कैल्शियम क्या होता है, सल्फेट होता है। और पानी का कितना अणु होता है हमारा, ये 2 अणु होता है। ये कैल्शियम के अयस्क को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और भी आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पर कुछ कुछ अयस्क के बारे में क्या किया है, पढ़ाई किया है। जैसे यहाँ पर अगर 9 नंबर देखें, ये क्या होता है, गैलेना होता है भाई, गैलेना कभी कभी क्वेश्चन कर देता है। P ब्लॉक में भी इसको आप क्या करें हैं, पढ़ाई करें हैं। ये हमारा क्या होता है, हमारा गैलेना होता है। इसका सामान्य फार्मूला क्या होता है, PbS होता है। PbS लेड सल्फाइड को क्या बोलते हैं हम लोग, गैलेना के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है हमारा Pb और ये इसको गैलेना कहा जाता है। एक जिंक ब्लेड होता है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। जिंक क्या होता है हमारा, ब्लेड या ब्लेडी बोलते हैं, जिसका फार्मूला Zn क्या होता है, S होता है। ये आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं या आप जानते हैं। तो जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेडी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और भी होता है जैसे हार्न सिल्वर होता है हमारा, कौन सा सिल्वर भाई हमारा, हार्न सिल्वर, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो हार्न क्या होता है हमारा, सिल्वर होता है। तो ये हार्न सिल्वर का फार्मूला क्या होता है, AgCl, ये सिल्वर का क्या होता है हमारा अयस्क होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अयस्क आपके बुक में क्या किया है, दिया गया है, जिस अयस्क को आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए इस प्रकार से जो मेन है उसको आप क्या कर सकते हैं, और छाट के पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका धातु की प्रकृति में उपलब्धता। एक हमारा शुद्ध अवस्था की अवस्था हो गया, और ये हमारे संयुक्त अवस्था में कुछ अयस्क के रूप में पाया जाता है, जिसको इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे दिया है धातु कर्म या निष्कर्षण के सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है भाई कि धातु कर्म होता क्या है या निष्कर्षण के सिद्धांत, वो तो हम लोग पढ़ेंगे। वैसे जो धातु कर्म होता है, क्या होता है धातु कर्म, तो धातु कर्म का मतलब होता है अयस्कों से धातुओं को क्या करना, प्राप्त करना ही आपका क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है या धातु कर्म कहते हैं। तो धातुओं को या धातु को अयस्कों से प्राप्त करना, अयस्कों से निकालना ही क्या कहलाता है, आपका धातु कर्म कहलाता है। और ये जो धातु कर्म का जो प्रोसेस होता है वो लगभग 2-3 चरण में क्या होता है, पूर्ण होता है। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि धातु कर्म क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से आपका क्या होता है, बनता है। तो धातु को उनके अयस्कों से प्राप्त करना, है ना, या धातु को उनके अयस्कों से निष्कर्षण द्वारा प्राप्त करना, अयस्कों से निष्कर्षण के द्वारा प्राप्त करना क्या कहलाता है भाई, धातु कर्म या, है ना, निष्कर्षण के नाम से जाना जाता है या धातु कर्म कहा जाता है, धातु कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, धातु कर्म को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो धातु को उनके अयस्कों से निष्कर्षण के द्वारा प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है या धातु कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से आप धातु कर्म को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो धातु कर्म कहलाता है, ये सब रटने वाला चीज़ नहीं है भाई, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं कि धातुओं को उनके अयस्कों से प्राप्त करना ही धातु कर्म कहलाता है। और धातु कर्म का जो प्रोसेस है वो जो है कुछ भागों में क्या होता है, पूर्ण होता है। धातु कर्म, है ना, जो है निम्न पदों में क्या होता है, पूर्ण होता है। या धातु कर्म कुछ पदों में क्या होता है, आपका पूर्ण
होता है। तो कुछ पद होता है, पद को हम लोग तो बाद में पढ़ेंगे। जैसे पहला होता है हमारा धातुओं का सांद्रण। पहला क्या होता है हमारा? धातुओं का सांद्रण। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। ठीक, धातुओं का सांद्रण। फिर धातुओं का अयस्कों से क्या होता है हमारा जो है उसको निकालना, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो पहले धातु का सांद्रण कहते हैं, और सांद्रित अयस्क से या सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त करना, धातु को प्राप्त करना, ये दूसरा प्रोसेस होता है हमारा। एंड थर्ड होता है धातुओं का शोधन, क्योंकि जो धातु होता है वो एकदम शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता है, उसमें कुछ अशुद्धियाँ पाया जाता है। तो धातुओं का क्या होता है आपका लास्ट में शोधन किया जाता है। तो इस तरीक़ा से लगभग 2-3 जो है पद में आपका धातु का जो शोधन होता है वो क्या होता है आपका पूर्ण होता है। तो इस तरीक़ा से धातु कर्म को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि धातुओं को उनके अयस्कों से निष्कर्षण के द्वारा प्राप्त करना आपका क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। और ये जो धातु कर्म होता है ये कुछ पदों में क्या होता है आपका पूर्ण होता है। जैसे धातु का सांद्रण करने के पश्चात वहाँ से धातु को प्राप्त करना, और लास्ट है धातु का क्या होता है, शोधन होता है। तो इस तरीक़ा से अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इतना क्या करना है, आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका धातु कर्म की बात हो गया। ये पूरा थ्योरी है भाई, हम ऐसे आपको इस प्रकार से बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे और लिखना है आपको पेपर इसी टाइप का। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तब की बात है। चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है धातु कर्म के ऊष्मागतिकी सिद्धांत। धातु कर्म के ऊष्मागतिकी सिद्धांत से फिलहाल तो क्वेश्चन नहीं बना है, बट हम थोड़ा सा चर्चा इसमें करते हैं कि जो धातु के या धातु कर्म के जो ऊष्मागतिकी सिद्धांत है, या ये बोल सकते हैं कि ऊष्मागतिकी जो सिद्धांत होता है उस ऊष्मागतिकी सिद्धांत से धातु कर्म से जो भी हमारे क्या होते हैं, या धातु कर्म में होने वाले जो परिवर्तन हैं उसका अध्ययन करते हैं। खास करके जो अपचयन होता है उसके लिए, है ना, इसमें खास तौर पर अपचयन के लिए जो ताप और जो क्या होता है अपचायक के लिए हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। जिसमें खास बात में देखें तो गिब्ज ऊर्जा होता है, जिसका अध्ययन हम गिब्ज हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण के आधार पर करते हैं। उसके बारे में क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है चर्चा किया जाता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऊष्मागतिकी सिद्धांत द्वारा ऊष्मागतिकी सिद्धांत द्वारा धातु कर्म में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऊष्मागतिकी सिद्धांत द्वारा धातु कर्म में होने वाला परिवर्तन अध्ययन करते हैं, जिसमें अपचयन के बारे में, है ना, जिसमें अपचयन के लिए आवश्यक ताप व अपचायक खास तौर पर अपचायक। तो यहाँ पर क्या लिखे, ऊष्मागतिकी सिद्धांत द्वारा धातु कर्म में जो भी होने वाला परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, जिसमें अपचयन के लिए अपचायक, है ना, या आवश्यक ताप और अपचायक जिसमें गिब्स ऊर्जा, है ना, आवश्यक होता है, जिसमें गिब्स ऊर्जा आवश्यक होता है, जिसमें गिब्स ऊर्जा आवश्यक होता है, जिसका अध्ययन गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ ये 11वीं क्लास का है। होल्ट्ज़ समीकरण के आधार पर करते हैं, समीकरण के आधार पर करते हैं। और यहाँ पर गिब्स
हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कैसा होता है भाई? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ आपका समीकरण कैसा होता है? तो ये समीकरण होता है डेल जी बराबर डेल एच, डेल जी बराबर क्या होता है हमारा? डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, जहाँ पर डेल जी बराबर मुक्त ऊर्जा, दूसरा डेल एच बराबर एंथैल्पी परिवर्तन, डेल एस बराबर एंट्रोपी परिवर्तन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर एंट्रोपी क्या होता है हमारा? परिवर्तन होता है। और इसके आधार पर एक सूत्र यहाँ पर जो है दिया गया है, जहाँ पर क्या होता है हमारा? डेल जी यहाँ पर माइनस दिया गया है हमारा, डेल जी है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं डेल जी यहाँ पर माइनस चार्ज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन, और ये क्या दिया है हमारा? के दिया है। जब एल एन क्या हो जाता है? हट जाता है, तो यहाँ पर -2.303, ये कितना हो जाता है हमारा? ये हो जाता है आर और ये हो जाता है टी, और ये के क्या होता है? समीकरण प्राप्त होता है। और इसके आधार पर ये देखा जाता है जब डेल जी का मान क्या होता है आपका? माइनस में होता है, तो हमारा जो के का मान होता है वो क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। और उस स्थिति में ये कहा जाता है कि हमारा जो क्या होता है? उत्पाद जो है वो अधिक मात्रा में क्या होता है? प्राप्त होता है। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं, यदि मुक्त ऊर्जा का मान अर्थात डेल जी का मान किसमें होता है? ऋणात्मक में होता है, तो उस स्थिति में जो हमारा जो कांस्टेंट के होता है वो धनात्मक होता है। और इस स्थिति में उत्पादन क्या होता है आपका? आगे उत्पादन में क्या होता है? वृद्धि होता है। उत्पादन में कैसा होता है भाई हमारा? वृद्धि होता जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको बता सकते हैं, होती है। तो यहाँ पर अगर गिब्स हमारा डेल जी का मान माइनस में होगा तो ये धनात्मक होगा, और उसमें उत्पादन क्या होगा आपका? बढ़ते जाता है। तो इसी के आधार पर इसको पॉइंट वाइज क्या किया गया है? आपके बुक में दिया गया है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहला पॉइंट ये दिया गया है आपका कि अगर डेल जी क्या होता है हमारा? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, तो उत्पाद में क्या होता है भाई? होता है, तो उत्पाद में वृद्धि होता है। उत्पाद में क्या होता है हमारा? वृद्धि होता है। ये हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। और दूसरा मान लो यहाँ पर डेल जी का मान क्या होता है? अगर ये धनात्मक हो जाए, डेल जी अगर क्या हो जाए यहाँ पर? धनात्मक हो जाए, तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम? जो युग्मन अभिक्रिया है या जो भी हमारा जो क्या दिया है? समीकरण दिया है, उस समीकरण में हम क्या करते हैं? युग्मन कर देते हैं, और युग्मन करके हमारा क्या करते हैं? जो डेल जी का जो धनात्मक मान होता है उसको ऋणात्मक मान में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। और ऋणात्मक मान में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं फिर से उत्पादन का मान में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है, जिसका अध्ययन हम आलिंगन जो क्या होता है? आरेख होता है, आलिंगन जो आरेख होता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, उसके द्वारा क्या किया जाता है? उसका अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आलिंगन आरेख के बारे में देखने वाले हैं। तो फिलहाल ये जो क्लास है वो यहीं पर हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। और आने वाला जो क्लास में वो आलिंगन जो है हमारा आरेख दिया है उसके बारे में, और आगे और भी हमारे इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो हम आगे क्लास में क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। तो फिलहाल ये जो क्लास है वो हम यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं भाई। ओके।